हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। आज डिस्कस करेंगे 21 और 22 जुलाई 2021 के करंट अफेयर्स। तो ये हैं हमारे कुछ कंटेंट सेक्शन में करंट अफेयर्स। सबसे पहले आ जाता है हमारा सेरो सर्वे। सेकंड करंट अफेयर्स इज अबाउट द NEA स्काउट नासाज न्यू स्पेस क्राफ्ट। थर्ड न्यूज़ आइटम इज अबाउट आकाश सर्फेस टू एयर मिसाइल। फोर्थ इज अबाउट न्यू शेपर्ड रॉकेट सिस्टम। Fifth is about the SMILE scheme, and last but not the least is the roadmap for India's offshore and wind energy plant। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ आ रही है सेरो सर्वे के ऊपर। देखिए स्टूडेंट्स, आपको जैसे ICMR's fourth sero survey, which shows 67.6% sero prevalence in the population. 2/3 of the general population has antibodies. A third of the population did not have antibodies, which means about 40 crore people in India are still vulnerable. काफ़ी ज़्यादा डेंजरस आई थी इंडिया के अंदर। तो ICMR ऐसे सर्वेस कंडक्ट करवाता रहता है जहाँ पे वो देखता है कि कितनी डिज़ीज़ प्रेवलेंस है अभी अपने सोसाइटी के अंदर, अपनी इंडिया के अंदर कितनी डिज़ीज़ प्रेवलेंस है। और वो डिज़ीज़ प्रेवलेंस को चेक करने के लिए, कहने का मतलब है कि कितने लोगों को कोविड हो गया है, उसको चेक करने के लिए सर्वेस जो हैं होते रहते हैं। और अभी रिसेंटली ICMR ने फोर्थ नेशनल सर्वे जो है वो क्रिएट किया है। तो फोर्थ नेशनल सर्वे जो है सेरो सर्वे वो क्रिएट किया है। इसकी की फाइंडिंग्स जो है अभी पता चली हैं। सो पहले इसकी की फाइंडिंग्स देख लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट की फाइंडिंग ये कह रही है कि हमारे देश की 2/3 ऑफ द इंडिया पॉपुलेशन के पास एंटीबॉडीज़ हैं अगेंस्ट कोरोना वायरस। तो ये बहुत ही, जिसको बोलते हैं कि अच्छी न्यूज़ है। और इसमें यह भी बोला गया है कि 62% एडल्ट अभी भी अनवैक्सीनेटेड हैं। स्टिल हमारे देश में 67.6% ऑफ एडल्ट सेरो पॉजिटिव हैं। तो ये एक न्यूज़ आइटम है। नेक्स्ट अगर देखें तो 400 मिलियन, ये सर्वे ये भी बोल रहा है कि अभी भी 400 मिलियन लोग ऐसे हैं, मतलब 40 करोड़ लोग इंडिया में ऐसे हैं जिसमें अभी एंटीबॉडीज़ नहीं हैं, विच मीन्स के थर्ड वेव के आने के चांसेस काफ़ी हाई हैं, क्योंकि अभी भी इतने लोग हैं जिनमें एंटीबॉडीज़ अभी भी नहीं मिल रही हैं। सेरो सर्वे कैसे होता है ये आपको पता होना चाहिए। इसमें ब्लड सीरम है ना, जो एक हमारा जैसे ब्लड होता है, ब्लड के अंदर 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक प्लाज्मा होता है और एक हमारा जो सेल टोटल सेल काउंट होता है वो होता है। प्लाज्मा के अंदर एक फ्लूइड पार्ट ऑफ प्लाज्मा होता है, हम उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसके अंदर हमें दिखता है कि वेदर इंडिविजुअल के पास एंटीबॉडीज़ हैं या नहीं हैं अगेंस्ट द वायरस और नॉट। अगर उसके पास एंटीबॉडीज़ अवेलेबल हैं उसके सीरम के अंदर, तो उसको हम बोल देंगे कि इसको कोविड की ससेप्टिबिलिटी हुई थी। तो इस हिसाब से उसको सेरो पॉजिटिव बोल दिया जाता है। तो सेरो पॉजिटिव का बेसिक मतलब होता है एंटीबॉडीज़ की प्रेजेंस होना, और एंटीबॉडीज़ की प्रेजेंस होना का मतलब है कि वो बंदा कोविड को एक्सपोज हुआ था। ये बेसिकली इसका पूरा फाइंडिंग्स जो है सेरो सर्वे होता है। व्हाट इज़ सेरो सर्वे? सेरो सर्वे बेसिकली जिसको बोलते हैं हाउ मेनी पीपल, एग्जामिन करते हैं कि कितने लोग पॉपुलेशन में हमारे ऐसे हैं जिनको कोविड-19 की इन्फेक्शन जो है वो हुई है। अगर आगे देखें तो सेरो सर्वे हमारी 3 बेसिकली जो फाइंडिंग्स है उनको इंडिकेट करता है। सबसे पहले तो ये इंडिकेट करता है कि कितनी पॉपुलेशन जो है उनको कोरोना वायरस को एक्सपोजर हुआ है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ वो इंडिकेट करता है कि कौन से ऐसे ग्रुप्स हैं जो ज़्यादा एक्सपोज्ड हैं और उनमें हायर रेट्स ऑफ इन्फेक्शन है एज़ कम्पेयर टू कौन से ऐसे ग्रुप्स हैं जिनमें हाई रेट ऑफ इन्फेक्शन नहीं देखने को मिल रही है। ऐसी कौन सी कम्युनिटीज़ हैं, कौन से ऐसे ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स हैं जिनके अंदर कोरोना वायरस की जो ससेप्टिबिलिटी है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर ग्रुप्स। और थर्ड ये चीज़ देखते हैं कि कौन से एरियाज़ के अंदर इन्फेक्शन रेट कैसे प्रोग्रेस कर रही है। मतलब अगर हम देखें पंजाब में इन्फेक्शन रेट कैसे प्रोग्रेस कर रही है, केरला में इन्फेक्शन रेट कैसे प्रोग्रेस कर रही है, उसके बारे में भी हमें सेरो सर्वे से ही आइडिया होता है। तो ये तीनों चीज़ों के बेसिस के ऊपर हमारी पब्लिक पॉलिसी, हमारी हेल्थ पॉलिसी, हमारी कोविड कंट्रोल रजीम, ये सारी चीज़ें डिसाइड होंगी। इसलिए ये सेरो सर्वे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये सेरो सर्वे ये लास्ट में डिसाइड करता है कि कितना दूर हैं हम हर्ड इम्यूनिटी से। यानी कि हर्ड इम्यूनिटी होती है ऐसी इम्यूनिटी जैसे जिसमें बहुत ज़्यादा लोगों को कोविड हो जाए या कोविड के एंटीबॉडीज़ डेवलप हो जाएं, तो उससे होता क्या है कि कोविड की जो इन्फेक्शन है वो अपने आप ही जो है कम हो जाती है। तो ये भी डिसाइड होता है कि भाई कितनी दूर हैं हम हर्ड इम्यूनिटी से। टिल दैट टाइम हमें प्रिकॉशंस रखनी है या नहीं रखनी, मास्क डालना है या नहीं डालना। और डेफिनेटली वैक्सीनेशन इज़ वन ऑफ द की जो जिसको बोलते हैं की वेपन अगेंस्ट दिस एंटायर डिजीज़ ऑफ कोरोना वायरस। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज़ आइटम पे चलते हैं। ये न्यूज़ आइटम आ रही है हमारी नासा की तरफ से। नासा जो नेशनल एरोनॉटिकल स्पेस एजेंसी यूएस की है, उन्होंने अभी रिसेंटली एक नया स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया है जिसका नाम है NEA एस्टेरॉयड स्काउट। और NEA का फुल फॉर्म है नियर अर्थ एस्टेरॉयड। यानी कि ये जो स्पेसक्राफ्ट है ये अर्थ के जो बिल्कुल पास में जो एस्टेरॉयड है उसको जाके ये स्टडी करेगा। और ये लॉन्च
करने के लिए पूरा रेडी है और इसको स्पेस लॉन्च सिस्टम के अंदर टक भी कर दिया गया है और अब थोड़ी देर बाद इसकी जो है वो लॉन्चिंग होगी। अगर इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, ये छोटा स्पेस क्राफ्ट है, कई बार इसको क्यूब सैट भी बोलते हैं, मिनिएचराइज्ड स्पेस क्राफ्ट है और इसका जो मेन मिशन है वो ये है कि जो भी अर्थ के पास एस्टेरॉयड है उसको जाके उसके आसपास जाके घूमे और डेटा कलेक्ट करके वापस जो है अर्थ को ट्रांसमिशन उस पर्टिकुलर एस्टेरॉयड का दे। ये 2 साल लेगा एटलीस्ट टू क्रूज द एस्टेरॉयड, मतलब इट विल टेक अराउंड 2 years के वो एस्टेरॉयड को क्रूज करेगा और इट विल बी अराउंड 93 मिलियन माइल्स, गाइस 93 मिलियन माइल्स अर्थ से दूर जाएगा ड्यूरिंग दी एस्टेरॉयड एनकाउंटर। और उसके बाद आपको पता है कि जैसे नासा एक बहुत इंपॉर्टेंट मिशन कर रहा है आर्टेमिस 1, जिसमें वो है ना धीरे धीरे करके हमारा ह्यूमंस जो हैं वो मून के ऊपर जा रहे हैं, तो उसका भी वन ऑफ द सेवरल पेलोड्स है जो आर्टेमिस 1 के अंदर राइड को हिच करेगा, मतलब वो भी जाएगा, ये भी NEA स्काउट भी जाएगा और मून में जाके भी ये एनालिसिस करेगा। तो इट्स लाइक एन एक्सपेरिमेंट कि चलो पहले एक एस्टेरॉयड का एक्सपेरिमेंट हो जाए, फिर उसके बाद इसको मून के ऊपर भी भेजेंगे जो नेशनल नॉटिकल स्पेस एजेंसी है। NEA स्काउट मून में लॉन्च करेंगे 2021 में विद फ्लीट ऑफ अदर सैटेलाइट्स, जैसे मैंने आपको बोला है आर्टेमिस 1 अबॉर्ड के वो करेंगे। NEA स्काउट के बारे में एक बहुत ही यूनिक फीचर ये है कि NEA स्काउट का जो मतलब प्रोपल्जन सिस्टम है, मतलब जिससे वो थ्रस्ट मिलती है, ड्राइव मिलती है उसको, तो वो जो सिस्टम है वो सोलर बेस्ड है। अभी तक आपने देखा है कि सैटेलाइट्स के अंदर हम सोलर जो है वो यूज़ करते थे और सोलर पावर जो है वो सिर्फ एग्जीक्यूट करती थी क्रिटिकल फंक्शंस को, लेकिन कभी भी उसकी मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हुई। अभी फर्स्ट टाइम ये देखा गया है कि ये जो स्पेस क्राफ्ट है इसकी पूरी की पूरी मूवमेंट ही सन के थ्रू जो है की जाएगी, सोलर एनर्जी के थ्रू की जाएगी, इसलिए ये NEA स्काउट काफ़ी यूनिक स्पेस क्राफ्ट जो है वो है। इसलिए आप लोगों को ये सवाल पूछा जा सकता है कि NEA स्काउट के बारे में क्या यूनिक फीचर है कि इसका प्रोपल्जन सिस्टम जो है ना वो सोलर बेस्ड है। सो दैट इज़ वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग फीचर्स ऑफ NEA स्काउट। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ आइटम पे चलते हैं। ये आ रही है इंडिया की तरफ से और इंडिया में जो आकाश और डिफेंस जो हमारा डिफेंस सेक्टर है वहाँ से आ रही है। और आपको जैसे पता है कि हमारे देश के अंदर एक इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम है जिसके अंदर काफ़ी जो मिसाइल्स हैं जैसे सरफेस टू एयर मिसाइल, ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल, जैसे अग्नि मिसाइल, पृथ्वी मिसाइल और आकाश मिसाइल, ये सारे मिसाइल्स वो इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर क्रिएट किए गए हैं। तो वो सारा का सारा जो बेसिकली के ऊपर ही हमारा आकाश जो सरफेस टू एयर मिसाइल है उसके बारे में अभी ये न्यूज़ आ रही है। अभी ये न्यूज़ में क्या है कि अभी रिसेंटली DRDO ने एक न्यू जनरेशन ऑफ आकाश सरफेस एयर मिसाइल की टेस्टिंग की है उड़ीसा कोस्ट पे, जहाँ पे हमारा इंटीग्रेटेड जो टेस्टिंग प्लेटफॉर्म है वहाँ पे ये पूरा का पूरा टेस्ट हुआ है। और ये क्यों यूनिक है, ये आकाश का न्यू जनरेशन है, मतलब जैसे आप बोलते हैं ना अपने मोबाइल फ़ोन्स के नए जनरेशन होते हैं, वैसे आकाश मिसाइल के भी नए जनरेशन हैं। तो ये जो नया जनरेशन है आकाश मिसाइल का, इसका जो यूनिक वो है वो ये है कि इसकी रेंज बढ़ा दी गई है। अब ये 25 किलोमीटर से के अराउंड का टारगेट भी जो है उसको भी जो है वो मतलब उसको भी डिफ्यूज़ कर सकता है, तो इसकी रेंज इंक्रीज़ कर दी गई है, इसलिए इसके अंदर ये इंपॉर्टेंट फीचर है। और डेफिनेटली इसकी मैन्यूवरेबिलिटी, जो मतलब टारगेट को देख के अपने आप को चेंज करना, अपने डायरेक्शन को चेंज करना, वो सारी चीज़ें भी इसमें इम्प्रूव की गई हैं। और अगर टारगेट्स काफ़ी एजाइल हैं और फास्ट हैं और बहुत उनकी मैन्यूवरेबिलिटी है तो वो भी ये जो आकाश मिसाइल है ये टारगेट कर सकता है। तो इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो है आकाश एयर मिसाइल टारगेट सिस्टम बन जाता है। आकाश एयर मिसाइल सिस्टम के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। ये हमारे देश का फर्स्ट इंडिजीनियसली प्रोड्यूस, मतलब हमारे देश ने खुद बनाया है पहला इंडिजीनियसली प्रोड्यूस्ड मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। मतलब ये वो मिसाइल है जो हम सरफेस से लॉन्च करेंगे और एरियल टारगेट्स को ये अटैक करेगा। और इनफैक्ट ये मल्टीपल डायरेक्शन से भी हम इसको लॉन्च कर सकते हैं और ये मल्टीपल टारगेट्स को भी एंगेज कर सकता है। सो इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट इट इज़ हिटिंग वन टारगेट, इट कैन हिट मोर देन वन टारगेट्स इफ लॉन्च फ्रॉम मल्टीपल डायरेक्शंस। डेफिनेटली हमारी डिफेंस की जो प्रीमियर रिसर्च इंस्टीट्यूट है DRDO, उन्होंने इसको पूरा रिसर्च और डेवलप किया है। इसकी स्पीड जो है वो 2.5 मैक्स है, मतलब ये वेलोसिटी ऑफ जो साउंड है हमारी उसका 2.5 टाइम्स जो है इसकी स्पीड उससे वो जाती है, यानी कि काफ़ी स्पीड से ये जाता है। और हाइट अगर हम देखें तो 18 किलोमीटर तक मैक्सिमम ये जो है रीच कर सकता है ऑल्टीट्यूड में।
यानी कि एरियल टारगेट्स को ईजिली ये है ना डिटेक्ट कर सकता है और डिस्ट्रॉय कर सकता है। इवन टारगेट्स जो लो ऑल्टीट्यूड्स पे फ्लाई करते हैं या मीडियम या हाई ऑल्टीट्यूड्स पे फ्लाई करते हैं उनको भी ये डिटेक्ट कर सकता है। ये हमारे देश का इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसका शॉर्ट फॉर्म पटना से आप याद कर सकते हो। सो P स्टैंड्स फॉर पृथ्वी, A स्टैंड्स फॉर अग्नि, N स्टैंड्स फॉर नाग, T स्टैंड्स फॉर त्रिशूल एंड देन A स्टैंड्स फॉर डेफिनेटली हमारा आकाश एयर मिसाइल। उसी का ये पूरा का पूरा प्रोग्राम है आकाश मिसाइल सिस्टम का। यूनिक फीचर्स ऑफ आकाश देखते हैं। ये मोबाइल प्लेटफॉर्म से भी हम लॉन्च कर सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टैटिक प्लेटफॉर्म से हम लॉन्च करेंगे। ये बैटल टैंक्स या व्हील्ड ट्रक्स यहाँ से भी इसको लॉन्च जो है किया जा सकता है। और इसके अंदर जो रडार सिस्टम है, यानी कि जो एरियल टारगेट्स हैं उनको जब ये ट्रैक करता है तो अपना एक रडार सिस्टम यूज़ करता है। जो रडार सिस्टम है उसका नाम है राजेंद्र, और ये भी इंडिजीनियसली डेवलप्ड है, मतलब हमने खुद अपने देश के अंदर इसको डेवलप किया है और ये रडार सिस्टम इसके अंदर फिट किया है, जिससे ये हैंडल कर सकता है हाई मैन्यूवरिंग मल्टीपल टारगेट्स मल्टीपल डायरेक्शन से ऑटोनमस मोड के अंदर, मतलब खुद भी ये कर सकता है। और ये कई बार बोला जाता है कि ये चीपर भी है, मतलब कॉस्ट इफेक्टिव भी है, और जैसे यूएस का पैट्रियट मिसाइल है उससे भी ये चीपर है। और ये इसका रीज़न ये है कि इसमें रडार सिस्टम बहुत हाई टेक्नोलॉजी है, जो हमारा राजेंद्र रडार सिस्टम है, और सॉलिड फ्यूल टेक्नोलॉजी के ऊपर ये पूरा का पूरा काम करता है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ आइटम पे स्टूडेंट्स। ये नेक्स्ट न्यूज़ आइटम आ रही है हमारी न्यू शेपर्ड रॉकेट सिस्टम के बारे में। तो चलिए पहले बैकग्राउंड समझ लेते हैं। जैसे हमने 3-4 दिन पहले भी ये कवर किया था कि कैसे स्पेस टूरिज़्म जो है वो आने वाले टाइम में कंपटीशन का एक एरेना बनता जा रहा है, और काफ़ी कंपनीज़ जो हैं वो इसके अंदर आ रही हैं, और स्पेस टूरिज़्म जैसी चीज़ें की जो है बातें चल रही हैं। इसके अंदर काफ़ी मेजर कंपनीज़ हैं, जैसे स्पेस एक्स है एलॉन मस्क की, और हमने लास्ट क्लास में देखा था कि रिचर्ड ब्रांसन की वर्जिन गैलेक्टिक है। अभी रिसेंटली जेफ बेजोस जो अमेज़ॉन के फाउंडर हैं उन्होंने भी अभी स्पेस टूरिज़्म के अंदर अपना जो है वो एंट्री उन्होंने कर ली है, और उनकी जो कंपनी है स्पेस टूरिज़्म या फिर स्पेस कंपनी है उसका नाम है ब्लू ओरिजिन। और ब्लू ओरिजिन ने अभी जैसे लास्ट फ्यू डेज बैक आपको जैसे पता है कि रिचर्ड ब्रांसन जो है वो कार्बन लाइन जो हमारी 100 किलोमीटर लाइन है हमारी सी लेवल से, उसको ब्रीच करके वो ऊपर स्पेस में चले गए थे, जहाँ से इंटरनेशनली ये जो एक्सेप्ट किया जाता है कि स्पेस स्टार्ट्स आफ्टर 100 किलोमीटर्स। तो रिसेंटली अभी भी ब्लू ओरिजिन ने भी उसी कार्बन लाइन को ब्रीच किया है, और वो भी स्पेस के अंदर 4 to 5 मिनट्स की उन्होंने फ्लाइट जो है वो कंडक्ट की है। जैसे अगर देखो कि जो रिचर्ड ब्रांसन थी की कंपनी है वर्जिन गैलेक्टिक, उनकी जो शिप का नाम था वो VSS जो शिप था। अभी जो ये जेफ बेजोस की जो स्पेस शिप है उसका नाम है न्यू शेपर्ड। तो न्यू शेपर्ड इज़ बेसिकली ब्लू ओरिजिन्स स्पेस क्राफ्ट जो अभी ऊपर गया है, और उसमें जेफ बेजोस भी थे। तो अभी इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए अमेज़ॉन के CEO जेफ बेजोस 10 मिनट के लिए वहाँ पे थे और फिर ये वापस आए, और डेफिनेटली सिग्निफिकेंस यही है कि एस्ट्रोनॉट्स जो 3 से 4 मिनट का इन्होंने ज़ीरो ग्रेविटी का एक्सपीरियंस वहाँ पे जो है वो एक्सपीरियंस किया, और कार्बन लाइन को उन्होंने ट्रैवल किया, अबव कार्बन लाइन ट्रैवल किया, और इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज बाउंड्री ऑफ स्पेस जो है वो कार्बन लाइन से डिफाइन होती है। न्यू शेपर्ड की अगर बात करते हैं तो इट इज़ रॉकेट सिस्टम जो टूरिस्ट को स्पेस में सक्सेसफुली लेके जाएगा, और इसको ब्लू ओरिजिन प्राइवेट स्पेस कंपनी जो हमारी जेफ बेजोस की कंपनी है इन्होंने बनाया है। न्यू शेपर्ड हैज़ बिन नेम्ड आफ्टर एलन शेपर्ड, और एलन शेपर्ड कौन थे? ये पहले अमेरिकन थे जो स्पेस में गए थे, तो उनके नाम के जो है उसके ऊपर बनाया गया है। और ये ऑफर करती हैं फ्लाइट्स टू स्पेस ओवर 100 किलोमीटर्स अबव अर्थ, एंड अगर पेलोड्स भी किसी को लेके जाना है तो वो भी लेके जा सकते हैं। इनके साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव्स यही थे कि ये देखना चाहते थे कि एस्ट्रोनॉट्स को कार्बन लाइन के पास लेके जा भी सकते हैं, नहीं लेके जा सकते, रिसर्च पेलोड्स भी लेके जा सकते हैं, और आने वाले टाइम में ये एक चीपर एंड कॉस्ट इफेक्टिव मेजर एक वो देगा, हमें अपॉर्चुनिटी देगा स्पेस के लिए, ताकि हमारे स्पेस में जाके हम अपने एकेडमिक रिसर्चेस कर सकें। जैसे कुछ R&D एक्टिविटीज़ वहाँ पे की जाती हैं, कभी कुछ बायोलॉजी रिलेटेड या कुछ अदर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। कॉर्पोरेट टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के लिए हेल्प करेगी। एंटरप्रेन्योर वेंचर्स को हेल्प बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देगी, जैसे नए एंटरप्रेन्योर्स स्पेस के अंदर स्टार्टअप्स जो है वो आ रहे हैं, उसके अंदर काफ़ी हेल्प करेगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्पेस टूरिज़्म को भी ये काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करेगी। तो चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम पे चलते हैं। ये सेकंड लास्ट न्यूज़ आइटम है आज की, ये है स्माइल स्कीम के बारे में स्टूडेंट्स। अभी स्माइल स्कीम जो है ये लॉन्च की है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने, और ये स्माइल स्कीम का फुल फॉर्म है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज।
तो जैसे आपको पता है कि हमारे देश में काफ़ी ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जो मार्जिनलाइज्ड है, मतलब जो वल्नरेबिलिटी के अगर हम रिस्क पे देखें तो काफ़ी ज़्यादा रिस्क पे रहते हैं, जैसे पुअर लोग हैं, हमारे बेगर्स हैं, हमारे ट्रांसजेंडर्स हैं। तो ऐसे लोगों के लिए कुछ लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ आनी चाहिए ताकि इनको मार्जिनलाइज से हम इनको मेन में लेके जा सकें। तो इस स्कीम के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक सब स्कीम चलाई है, उसका नाम है सेंटर सेक्टर स्कीम फॉर कॉम्प्रीहेंसिव रिहैबिलिटेशन ऑफ पर्सन्स एंगेज्ड इन बेगरी। यानी कि जो बेगरी में जो बेगिंग करते हैं अनफॉर्चुनेटली, उनकी हमें रिहैबिलिटेशन करनी ज़रूरी है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की तरफ से जो चलाई गई स्कीम है। तो इसमें होगा क्या, इस स्कीम के अंदर बेसिकली ये है कि जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स हमारे बेगर्स या ट्रांसजेंडर्स के लिए चलती हैं, उन सारी स्कीम्स को हमने क्लब करके एक स्कीम के अंदर इसको डिफाइन किया है। अब इसमें होगा क्या, इसमें बेसिकली शेल्टर होम्स जो हैं, अभी देखिए आपने देखना है कि काफ़ी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ की जो लोकल बॉडीज़ थी, जैसे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस या म्यूनिसिपैलिटीज़ या इवन पंचायत थी, इन्होंने कुछ एग्जिस्टिंग स्कीम्स के अंदर कुछ शेल्टर होम्स बनाए थे ताकि लोग जिनके पास घर नहीं है उनको इन शेल्टर होम्स में रखा जाए। लेकिन देखा गया है कि काफ़ी शेल्टर होम्स खाली पड़े हैं। ऑन द अदर हैंड हमारी बेगर्स जो है उनके पास रूफ नहीं है, उनके पास लैंड नहीं है जहाँ पर वो रह सके। तो इसलिए इस स्कीम के अंदर इन्होंने बोला है कि जो एग्जिस्टिंग शेल्टर होम्स अवेलेबल हैं स्टेट गवर्नमेंट, यूटी और अर्बन लोकल बॉडीज़ के पास, उनको ये बोला जाए कि जल्दी से जल्दी ये बेगर्स जो हैं, जो बेगिंग के अंदर एंगेज हैं, इनको वहाँ पे रिहैबिलिटेट किया जाए। अगर इन केस शेल्टर होम्स की अवेलेबिलिटी नहीं है तो जल्दी से जल्दी नए डेडिकेटेड शेल्टर होम्स क्रिएट किए जाएँ और इसके ऊपर इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज़ को भी ये जो है वो दे दिया है। इसका बेनिफिट ये होगा कि हमारे देश में ऑलमोस्ट 60,000 पुअर पर्सनस ऐसे हैं जिनको एक डिग्निफाइड लाइफ जो है वो मिलेगी अगर ये स्कीम जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाती है। स्टेटस क्या है बेगर्स का इंडिया में, तो 2011 सेंसस के अकॉर्डिंगली हमारे देश में 4,13,670 बेगर्स हैं। और ये ऑब्वियसली बात है 2011 सेंसस में इसका फिगर आया था, अभी रिसेंटली सेंसस आया नहीं है, तो इसकी फिगर डेफिनेटली ज़्यादा ऊपर जाएगी बिकॉज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बेगिंग की जो प्रॉब्लम है वो बढ़ती जा रही है, लोग गरीब पॉवर्टी में ज़्यादा जा रहे हैं, वो सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। अगर हम इसकी स्टेट्स की बात करें, सबसे ज़्यादा बेगर्स हमारे वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश और बिहार में हैं। और यूटीज़ की अगर बात करें तो दिल्ली और चंडीगढ़ में हमारे मैक्सिमम पॉपुलेशन ऑफ बेगर्स जो है वो देखने को मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लास्ट न्यूज़ आइटम पे चलते हैं। ये है हमारा इंडियाज़ ऑफशोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट के बारे में रोड मैप। देखिए स्टूडेंट्स, आपको पता है कि पेरिस अग्रीमेंट के अंदर इंडिया ने ये जो इंटेंडेड नेशनल जो इनकी डिटर्मिन कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं कि हम इतना करेंगे, उसमें एक टारगेट लिया था कि हम रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के ऊपर जो है काफ़ी हद तक जो है जाएंगे। इनफैक्ट उन्होंने बोला था कि हम टोटल एनर्जी मिक्स का 40% मिक्स जो है रिन्यूएबल एनर्जी तक जाएंगे। इनफैक्ट इंडिया ने उस टारगेट को अचीव करने के लिए अपने भी कुछ एम्बिशियस टारगेट्स लगाए, जैसे इन्होंने बोला कि 2022 तक हम 175 गीगावाट ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी लगा देंगे। अब रिन्यूएबल एनर्जी में काफ़ी एनर्जी रिसोर्सेज हैं, जैसे हमारा सोलर है जिसका मेजर जो है वही कंपोनेंट है, इसके अलावा हमारी विंड एनर्जी भी है और जियोथर्मल एनर्जी भी और बाकी एनर्जी रिसोर्सेज भी उसके अंदर जो है उसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। अभी हम विंड एनर्जी की अगर बात करें तो विंड एनर्जी के बारे में अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं तो विंड एनर्जी भी दो टाइप से आप यूटिलाइज कर सकते हो। एक होती है ऑफशोर विंड एनर्जी और दूसरी होती है ऑनशोर विंड एनर्जी। जो ऑनशोर विंड एनर्जी होती है वो बेसिकली जो है वो लैंड के ऊपर हम विंड मिल्स जो विंड टर्बाइंस लगा देते हैं और उससे जो एनर्जी हम जनरेट करते हैं उसको बोलते हैं, लैंड के ऊपर जो एनर्जी हम जनरेट करते हैं उसको बोलते हैं ऑनशोर विंड एनर्जी। और ऑफशोर विंड एनर्जी का मतलब है कि जो कई बारी हम टर्बाइंस को अपने सी के अंदर भी इंस्टॉल कर देते हैं, तो वो विंड एनर्जी जो हमारी सी के अंदर से हम उसको इंस्टॉल किया है और वो हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं ऑफशोर विंड एनर्जी। तो अभी रिसेंटली जो हमारी मिनिस्ट्री है इस पर्टिकुलर पर्पस के लिए जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, इन्होंने अभी रिसेंटली 5 गीगावाट का जो टारगेट लगाया है कि हम ऑफशोर विंड एनर्जी कैपेसिटी क्रिएट करेंगे, मतलब वैसी विंड एनर्जी जो हमारी सीज के अंदर हम उसको जो है उसके अंदर इंस्टॉल करेंगे। और ये भी बोला है कि 2030 तक हम इसको इंक्रीज़ करके 30 गीगावाट तक ले जाएंगे। और इंडिया की अगर पोटेंशियल की बात करें तो 127 गीगावाट का पोटेंशियल है, मतलब हमारी कोस्ट लाइन को अगर कंसिडर किया जाए तो हम 127
127 गीगावाट ऑफ ऑफशोर विंड एनर्जी जो है वो जनरेट कर सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है, लेकिन टारगेट्स जो हैं वो भी काफ़ी एम्बिशियस है। अगर ऑफशोर विंड एनर्जी की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया कि दो टाइप से हम डिफाइन कर सकते हैं विंड एनर्जी को। एक तो ऑनशोर है, यानी कि जो लैंड पे लोकेटेड है, और दूसरा ऑफशोर है जो हमारे वाटर बॉडीज़ के अंदर हम लोकेट करते हैं विंड फार्म्स को। ये सी विंड्स, मतलब जो हमारे समुंदर के अराउंड जो सी वेव्स होती हैं उनको उनकी यूटिलाइजेशन करता है टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ऑफशोर विंड फार्म्स दो टाइप के हो सकते हैं आगे। एक तो फिक्स फाउंडेशन टर्बाइंस हो सकते हैं, यानी कि जो टर्बाइंस फिक्स्ड हैं, और दूसरे हमारे फ्लोटिंग विंड टर्बाइंस भी हो सकते हैं। सेकेंडली, ऑफशोर विंड के ऊपर थोड़ी सी रिक्वायरमेंट ऐसा होता है कि 200 नॉटिकल माइल्स वो शोर से होना चाहिए और 50 फीट डीप ओशन के अंदर उसको लगाना चाहिए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये कुछ क्राइटेरियाज हैं। और जो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी वो शोर पे रिटर्न हो जाएगी थ्रू केबल बरिड इन द ओशन फ्लो। तो ये जो है हमारा जो अल्टीमेटली सिस्टम है। अगर विंड एनर्जी की स्टेटस की बात करें तो टोटल मार्च 2021 तक 39.2 गीगावाट्स ऑफ विंड एनर्जी जो है उसकी हमने कैपेसिटी बना दी है। सो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, 39.2 गीगावाट्स, ऑलमोस्ट 40 गीगावाट्स की जो कैपेसिटी है हमने क्रिएट कर दी है। और आप देखो कि आने वाले टाइम में हम और भी ज़्यादा आगे इसको लेके जाएंगे। एडिशनली ये भी बोला जा रहा है कि 20 गीगावाट हम और क्रिएट कर देंगे, और इसमें 20 गीगावाट में 5 गीगावाट हमारा ऑफशोर विंड एनर्जी से निकलेगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज यही हमारी न्यूज़ आइटम्स थी। अगर आपको ये न्यूज़ आइटम अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और स्प्रेड कीजिएगा मैसेज को ताकि और स्टूडेंट्स इसके साथ जुड़ सकें। थैंक यू एंड टेक केयर गाइस।